नमस्कार, मैं श्रद्धा कुमारी और देख रहे हैं आप मंजिल इंडिया पॉडकास्ट। जहां बेटियां कभी मैदान में निकलने से भी डरती थी, आज वहां की बेटियां झारखंड के झंडे को ऊंचा कर रही हैं। और इस बदलाव के पीछे है एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन असाधारण सी महिला जिसका नाम है मोनालिसा कुमारी। ये सिर्फ कोच नहीं, हर उस लड़की की सोच है, बड़ी उम्मीद है जो बड़े बड़े सपने देखती। आज वो हमारे बीच है, अपनी कहानी, अपनी जंग हमारे मंजिल इंडिया पॉडकास्ट के थ्रू सभी को बताने के लिए। तो स्वागत कीजिए झारखंड की शेरनी, गोड्डा की बेटी, सैकड़ों लड़कियों की प्रेरणा मोनालिसा दीदी का। ये कोई इंटरव्यू नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। तो दीदी सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले मेरा नाम मोनालिसा कुमारी है। हम नेटबॉल की नेशनल प्लेयर भी हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट आइकॉन भी हैं और साथ ही साथ सब जूनियर और जूनियर की झारखंड की कोच भी हैं। आपने सबसे बड़ा मैच, पहला मैच कब जीता था और उस टाइम का मोमेंट कैसा था? मैंने सबसे बड़ा मैच अभी तक 2021 में वो अब हमारे कोचिंग से पहला मेडल मिला था हम लोग को दिल्ली में। वो मोमेंट बहुत यादगार था, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे उस मोमेंट को याद करके। उस टाइम में कोरोना का टाइम था, उस बच्चों को तैयार करके ट्रेन में ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट था, बच्चों को ले जाना। और जब हमें मेडल लगा था, पहला मेडल लगा था, और वो भी सब जूनियर में 18 साल बाद पहला मेडल लगा था। मतलब हमसे जो सीनियर प्लेयर थे उनको भी नहीं लगा था। जब हम जूनियर खेलते तो हमें SGFI में लगा था, फेडरेशन में हमें पहला मेडल लगा था। तो वो एक हमारे लिए यादगार था, बहुत बड़ा। बेटियां को खेल में लाना कितना डिफिकल्ट होता है, घर वाले कहते हैं, समाज कहते हैं, तो आप वो सबको कैसे मैनेज करती हैं? अभी सबसे पहले तो मैं अपनी बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना तो लड़की हूँ, ऊपर से घर में सबसे बड़ी हूँ, तो खेल में जा रही हूँ तो मम्मी पापा से ज़्यादा अंकल आंटी या मौसा मौसी का क्वेश्चन था कि बेटी है, पढ़ाई में नहीं डाल रहे हैं, इसको स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं, इस टाइप से बहुत आया था। लेकिन मेरे कोच का हमेशा मेरे पे रहा, सपोर्ट रहा, मेरे पापा का सपोर्ट रहा, हमेशा मम्मी का सपोर्ट रहा। फिर धीरे धीरे उसको डेवलप किए। इवन कि जब 2010 में खुद यहाँ पे क्लास 9th में थी और मैं खेलना स्टार्ट, मतलब नेटबॉल में 8-9 से मैं खेलना भी स्टार्ट की और सिखाना भी स्टार्ट कर दी लड़कियों को, क्योंकि हमारा नेटबॉल टीम गेम है, मेरे अकेले से प्रैक्टिस करने से होगा नहीं। तो उस टाइम में लड़कियों को बहुत घर से छुप छुप के, मतलब कैसे खेलना है। चलो अभी भी बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो अभी मेडल लगा हम लोग को, और अभी रिसेंटली इंदौर में उसमें से 2 बच्ची मेरी नहीं जा पाई। रीज़न वही, लड़की हो इतनी दूर नहीं जाओ, कैसे जाओगी। तो मैं पेरेंट्स से निवेदन करूंगी ना कि बच्चों को रोके नहीं, उनको सेल्फ डिपेंड कराएं और उनको एक आप ताकत दें कि आप दुनिया से लड़ सकते हो। अगर आप बेटी, आप कहीं नहीं जाएं, आप ये नहीं करें, ये नहीं वो नहीं करें, तो आप पहले घर के लोग ही बेटी को कमजोर बना रहे हैं, तो आप उनको मजबूत बनाएं। अभी फिलहाल में शायद आप एक मैच खेल के आए हैं, तो उनके बारे में बताइए कि कैसा रहा? ये अभी जो हम लोग मैच जीत के आए हैं, ये हमारा बहुत, मतलब वहाँ पे 3 टूर्नामेंट था, ट्रेडिशनल, फास्ट फाइट, मिक्स। तो जब पहला 2 टूर्नामेंट हमारा ख़त्म हुआ तो उम्मीद अंदर से टूट रही थी कि नहीं मेडल लेना है। नहीं, हाँ, मैं यहाँ पे 5 टूर्नामेंट हो रहा है गर्ल्स बॉयज़ का मिला के और हमको मेडल नहीं लगा। फिर मैं बच्चों के साथ में बैठ के, हमारा रात टीम डिनर करती थी और हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते थे। सुबह 3 बजे टीम सोए भी रहते थे, हमारे बच्चे आके प्रैक्टिस करते थे। और वैसे ही हम लोग ने केरला जैसे टीम को सेमीफाइनल में हरा के फाइनल में जीता। तो मैं सबसे पहले बच्चों से मैं ये कहती हूँ कि बच्चे हमारे बहुत मेहनती हैं जो हमें मेडल लगा। तो जब आप जीत के आए गोड्डा, तो गोड्डा में वो पल कैसा मोमेंट था? सब आए होंगे आपके पास, कैसा फील हो रहा था तब? ये बहुत अच्छा फील हो रहा था, स्पेशली बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था कि उनके पेरेंट्स आए हैं। वो बोल रहे थे दीदी जाते टाइम में मम्मी गुस्सा रही थी, पापा गुस्सा, और सभी कोई फूल माले बाजे के साथ हमारा वेलकम करने आए थे। तो सच में वो एक, मतलब माहौल, वो एक टाइमिंग बहुत, मतलब यादगार है हमारे लिए, सभी बच्चों के लिए।
तो हमने सुना है कि आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हुई है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, सबसे पहले मैं जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद करती हूँ। 2022 में मुझे राजा बेटा में सीएम के द्वारा सम्मानित किया गया। फिर 2022 में ही दिसंबर में गोड्डा कॉलेज में सम्मानित किया गया सीएम सर के द्वारा। फिर 2023 में हम लोग जब गुमला में स्टेट चैंपियनशिप खेल के लौट रहे थे, तब फिर सीएम आवास पे हमारा मुलाकात हुई और उनके द्वारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया। हमारे बच्चों को गोदी में उठाया गया, प्लस हमारे गेम को बहुत प्रमोट किए कि मतलब संथाल परगना का छोटा सा जिला गोड्डा जिला में, और बेसिकली हमारे पास बच्चे टाउन से कम सुदूर गाँवों से ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ के लिए बहुत हाँ उनको बहुत खुश हुए कि पहली कोई ऐसे मतलब कोच है जो दूर दूर से गाँव से बच्चों को ला रही है। तो इसके लिए हम सीएम सर को बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी मोहल्ले की, आपकी गांव की लड़कियां जब अब आपको देखती है, आप इतना दूर तक खेल लिए, तो आपको कैसे देखती है, किस नज़र से देखती है? अब मैं आज से 8 साल पहले की बात बताती हूँ। जब मैं बॉल लेके घर से निकलती थी तो मुझे ताने मिलते थे, मतलब कि निकल रही है, चली गई घर से घूमने के लिए ये। और आज जब मैं घर से निकलती हूँ तो गांधी मैदान पहुँचते पहुँचते 10 बच्ची मेरे साथ हो जाती है। और उस टाइम में ऐसा था कि अगर मुझे किसी को साथ में भी ले जाना है तो वो बच्ची वापस दौड़ के घर घुस जाती थी। ये अभी तक मेरे लिए ये सबसे बड़ा मतलब एक अपने में प्राउड फील होता है कि मैंने वो कर दिखाया। जो आज से पहले जो आंटी दीदी मुझे देख के अपनी बेटियों को अंदर छुपाती थी कि नहीं खेल में जाके बर्बाद हो जाएगी, मतलब करियर खराब हो जाएगा या गलत रास्ते में चली जाएगी, आज वो मैं घर से अगर मैं गांधी मैदान तक जाती हूँ तो मेरे साथ 10 बच्चे शामिल हो जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये अचीव किया है। सरकार या जिला प्रशासन अभी तक में आपको कितनी सहायता की है? जिला प्रशासन की तरफ से सहायता मिलती आती है। अगर हम उनकी अपनी बात उन तक रखते हैं तो हमें मदद मिलती है। और सरकार से अभी हमने मतलब एप्लीकेशन दे रखा है डे बोर्डिंग के लिए, तो मुझे आशा है कि हमारा ये काम बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, मैं स्पेशली गरीब बच्चों के लिए कर रही हूँ कि वो आगे बढ़े, क्योंकि उनमें जो हुनर है, उनमें जो एक क्षमता है, उसको हम लोग आगे लाएं, उसको हम लोग देश विदेश तक पहुँचाएं और जिले का नाम रोशन करें। आपके जैसी गोड्डा में अभी और भी अगर दीदी बनती है नेट बॉल से में, तो गोड्डा में क्या क्या बदलाव आ सकता है? मैं सबसे पहले तो चाहूँगी कि मेरे से भी आगे जाए। मैं अभी गोड्डा जिला में हमारे पास 2000 नेटबॉल प्लेयर है। 2000 नेटबॉल प्लेयर में 1300 लड़कियां हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं। और मैं चाहती हूँ कि लड़कियां आगे बढ़े, और वो जिस तरह से मेरे साथ रुकावट आई, मुझे करियर बनाने में मतलब बहुत तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं चाहती हूँ जो मेरे बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे खिलाड़ी बन रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। आपने तो बहुत दिन पहले से नेटबॉल खेलना स्टार्ट किया, तभी आपको ताने मिलते थे। तो आजकल के जनरेशन तो बहुत डेवलपमेंट भी हुआ, तो आजकल के जो मम्मी पापा हैं वो लोग अपनी बेटियों को क्या वो जो भेजना नहीं चाहते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं सभी पेरेंट्स से मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजें। सबसे पहले एक सवाल आता है कि नेटबॉल क्या है, तो मैं सभी से करूँगी कि आप खेल को ना देखें, आप बच्चों के हुनर को देखें। जरूरी नहीं है कि हम बड़े प्लेटफॉर्म में जाएं या बड़े मतलब जगह पे जाएं तो हमारे बच्चे आगे, आप छोटे से चीज़ को भी लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं यही लड़का हो या लड़की, सभी एक जैसे देखें। आज मेरी कॉम देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उन्होंने कितनी मेरी एक इंस्पायर, मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होती हूँ। मैं इसीलिए सभी बच्चों को मैं बोलती हूँ कि आप उनके तरह बनो, उनके तरह मेहनत करो। मंजिल इंडिया के दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? मैं मंजिल इंडिया के दर्शकों से मैं निवेदन करूंगी कि आपके घर में जो बच्चे हैं वो जिस क्षेत्र में जाना चाहें उन्हें भेजें, चाहे पढ़ाई का हो, कला का हो, संगीत का हो, किसी भी चीज़ का हो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। यही मैं कहना चाहूँगी। आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं? मेरी फैमिली में हम 3 बहन हैं, एक भाई है। माँ का 2020 में देहांत हो गया, पापा हैं। अच्छा, तो आपके फैमिली से आपको कभी रोका टोका गया हो या सपोर्ट मिलता हो? नहीं, आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। और मैं जो अपना पहला मेडल जीत के आई थी तो मैं अपनी माँ को डायरेक्ट आके मैं माँ को समर्पित की थी, क्योंकि आज से वो पल जब मुझे कैंप लगाने के लिए जगह नहीं मिलता था, मतलब थोड़ा तो था कि प्रशासन की तरफ से कि बिल्डिंग खाली नहीं है, ये खाली नहीं है,
तो मेरी माँ बोलती थी घर है ना, और घर पे 50 बच्चों को रख के मेरी माँ खुद उनके लिए खाना बनाती थी। हम प्रैक्टिस करते थे, हम लोग मम्मी को बोलते थे मम्मी हम लोग आके खाना बना लेंगे, लेकिन मम्मी बेझिझक होकर उन 50 बच्चों का खाना अपना बेडरूम में सुलाना, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव बहुत नहीं support करना। करते थे। हाँ, बहुत सपोर्ट उनका मिला, पापा का बहुत सपोर्ट मिला, कोच का बहुत सपोर्ट मिला, भाई बहन का बहुत, मतलब अभी भी कुछ टूर्नामेंट करे तो मेरा पूरा फैमिली इंगेज हो जाता है उस टूर्नामेंट को सक्सेस करने में। आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पुड़ियाहाट प्रखंड के बोहा गांव है। तो जब आप गांव जाते हैं तो अभी आपको क्या क्या सुनने मिलता है? मैं गांव में ज़्यादा रही नहीं हूँ, बस कभी कभी जाती हूँ, लेकिन हाँ गांव जाने के बाद एक अलग सा महसूस होता है, बच्चे इंस्पायर होते हैं। जाती हूँ तो घर घर से कुछ कुछ खाने के लिए, कोई फ्रूट्स, कोई पकवान, मतलब एक अजीब सा, मतलब अच्छा फील होता है कि मतलब अपने गांव, मतलब अपने गांव जाके अपने घर पे नहीं, पड़ोसियों के घर में ज़्यादा रहना होता है। गोड्डा में जो खेल की सुविधा है अभी, वो लड़की के लिए इनफ है या उसको और बदलाव करना चाहिए? नहीं, मैं इसके लिए मैं आपके चैनल के द्वारा मैं जिला प्रशासन से मैं निवेदन करूंगी कि जिस तरह हमारे पास खेल मैदान की टाउन में कमी है, एक हमारा गांधी मैदान ही है, तो इसको और थोड़ा सेपरेट किया जाए, और थोड़ा, क्योंकि लड़कियां आती हैं, जैसे कि हम अधिकतर हम बोल्ड होकर खेलते हैं, बिल्कुल किस दिन किस लड़के से पंगा हो जाएगा हमारा कहना मुश्किल है। तो आए दिन मतलब लड़कों के द्वारा छेड़खानी, लड़कों के द्वारा कमेंटबाजी करना आम बात हो गया। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा क्या होता है ना कि अगर आज एक पेरेंट्स देख लिए, कल दूसरे पेरेंट्स देख लिए, नहीं भेजना चाहते हैं, तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगी कि शाम के टाइम और सुबह के टाइम कम से कम 2 पुलिस बल वहाँ पे तैनात करें, ताकि लड़कियों को प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। लड़कियां को शादी के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है, तो उसको आप कैसे बैलेंस करते हैं, आप अपने लाइफ से रिलेटेड? मैं सबसे पहले तो जैसे हम मेरी अंडर जितनी बच्चियां हैं उसमें से कई बच्चियों का ऐसा आता है कि दीदी रिश्ता आ रहा है, तो मैं उनसे, उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ कि आप इनको टाइम दो, ये आगे बढ़ सकती है, ये कुछ कर सकती हैं, ये मतलब फेस कर सकती हैं दुनिया को। राइटली जैसे कि अभी क्या होता है, अभी हमारा गुड्डा उतना भी डेवलप नहीं हुआ, लड़कियाँ 16-17 साल की होती हैं, रिश्ता आना स्टार्ट हो जाता है, पेरेंट्स अरे ये लड़का अच्छा है, जॉब वाला मिल गया, बाद में नहीं मिलेगा। हाँ। आप ये ना सोचे, आप ये सोचे कि मेरी बेटी को जॉब दिलाएं, अब बाद में वो सोचे कि मेरी बेटी जॉब करते, तो लड़कों का लाइन खुद ब खुद लग जाएगा। तो मैं ये चाहूंगी कि शादी के लिए हड़बड़ी ना करें, पहले बेटियों को तैयार करें। आपके हिसाब से मंजिल किसे कहते हैं? क्या आपने अभी तक मंजिल हासिल कर ली या बाकी है? मेरे हिसाब से है कि अपने तक ना सोचे। मेरा जैसे कि मैंने जब गेम स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था मैं कहाँ तक जाऊंगी, मुझे कभी कभी मेरा भी हौसला टूटा, लेकिन मैं एक खेली, मुझे ये मानना था कि मैं अकेले खेल के रुकना नहीं है मेरे को। अभी तक मैंने 6 बार इंडिया कैंप कर लिया, अभी इंडिया टीम में सिलेक्टेड हूँ, अब ब्रांड एम्बेसडर हूँ, स्वच्छ भारत अभियान की मैं डिस्ट्रिक्ट आइकॉन हूँ। मतलब इतना होने के बाद भी आगे और करना है, मतलब सीमित मंजिल नहीं है, मेरे को आगे बढ़ते रहना है, और साथ ही साथ गोड्डा जिला को, अपने राज्य को, अपने देश को भी आगे बढ़ाना है। आपका सपना क्या है? कोई लड़की इंडिया टीम में ही खेले या ओलंपिक में जाए? सबसे पहले मेरा सपना ये है कि यहाँ से पूरी इंडिया टीम तैयार हो हमारे गोड्डा से, क्योंकि जब आज से पहले हम सब जूनियर खेलने जाते थे, तो इवन कि स्टेट खेलने जाते थे, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम सही से नहीं लिया जाता था, गड्ढा गुड्डा समथिंग समथिंग ऐसे कुछ बोला जाता था। फिर आज हमारे झारखंड में गोड्डा एक नाम हुआ, फिर धीरे धीरे वो राज्य में ही नहीं पूरा देश भर में हमारा गोड्डा जिला एक पहचान बन चुका है। तो हम चाहेंगे आने वाले भविष्य में बच्चे यहाँ से इंडिया टीम में जाएं, ओलंपिक में जाएं, उसके लिए जितना तैयारी कराना हो हम बच्चों को तैयारी कराएंगे। अगर सरकार आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दे एक दिन के लिए, तो आप सबसे बड़ा बदलाव क्या करेंगे झारखंड में? मैं सबसे पहला बदलाव करूंगी कि जैसे गरीब बच्चों के जो स्कीम रुका हुआ है, मैं उस स्कीम को चालू करूंगी, क्योंकि जैसे कि हमारा गेम में शूज़ अच्छे क्वालिटी के चाहिए, लेकिन क्या होता है कि बच्चे उस चीज़ को ले नहीं पाते हैं, वो गेम को छोड़ देते हैं। उनका प्रोसेस चला हुआ है, ऑफिस में रुका हुआ है, यहाँ रुका हुआ है, वहाँ रुका हुआ है, ये प्रोसेस होना बाकी, तो उस चीज़ को सबसे पहले खत्म करूँ। आप टैलेंट दिखाओ, आपको सारा फैसिलिटी मिलेगा। मैं सबसे पहले ये बदलाव लाऊंगी, वो कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं होगा, डायरेक्ट ट्रायल दो, आप सुविधा लो, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ।
बहुत दिक्कत, मतलब ऐसा सामना कभी कभी होता है कि एक जो हमारा जो मतलब पैसेंस होता है वो खत्म हो जाता है। और बच्चे अभी ऐसे होते हैं, कोई बच्चे के उनमें पैसेंस नहीं है, 6 महीना वेट किया, साल भर वेट किया, उसके बाद वो उसकी हिम्मत हार जाती है। तो मैं सबसे पहले ये बदलाव हमारे साथ खुद ऐसा होता है, 4 दिन गए फील्ड पे, आपको तो भी बताया हाँ, कि 4 हाँ, दिन गए हाँ, फील्ड पे, हम निकल गए वहां से, हाँ, नहीं रह पाते, उसको हैंग करने लगता है कि क्या हाँ, होगा हाँ, अभी, हाँ, हाँ, अब सब चीज मिलता भी नहीं है घर हाँ, से उस टाइम पे। हाँ, बस ये चीज़ है, आप अपना ट्रायल रखो, आप बच्चों को सिलेक्ट करो, उसको जो फैसिलिटी देना है आप दो, उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि हमारे जगह में उस चीज़ की कमी है। आजकल की लड़कियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो मोबाइल, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब में बिजी रहती है? मैं सबसे पहले तो मैं उन लड़कियों से निवेदन करूंगी कि सबसे, जैसे कि जब माँ बाप किसी बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसको मैट्रिक इंटर आगे की पढ़ाई कराते हैं, तो उनको भी उम्मीद रहता है कि नहीं हमारे बच्चे आगे कुछ करके करेंगे, तो उनकी उम्मीद पे आप खड़े उतरो। मैं ये नहीं किसी से कहती हूँ कि आप व्हाट्सएप नहीं चलाओ, आप फेसबुक नहीं चलाओ, आप इंस्टा नहीं चलाओ, आप सभी को एक यूज करो, उसका मिसयूज नहीं करो। 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक आप साथ ही साथ पढ़ाई में टाइम दो, आपका अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी है तो उसमें टाइम दो, और आप कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाओ, पेरेंट्स के सपने पे खड़े उतरो। अभी बहुत सारे लड़कियां क्या, अरे क्या करना है, 18 के हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, अब तो शादी होना है, फिर वो उसमें भी, तो मैं चाहूंगी कि ये ना हो, आप बस अपने सपने देखो और सपनों की उड़ान भरो, मैं यही कहना चाहूंगी। आपकी टीम की कोई ऐसी लड़की जिसका कहानी हर लड़कियों को सुनना चाहिए, उसका नाम या उसका संघर्ष? मैं बताना चाहूँगी, मेरी टीम में ऐसे दर्जनों लड़कियां हैं, जिसमें से मैं 2-3 की कहानियाँ मैं आपको बताती हूँ। 2 लड़की थी मेरे पास, विमलो सिमलो, वो ठाकुरगढ़ की थी। विमलो सिंह नाम है? हाँ, 2 बहन हैं वो। उन दोनों, वो स्टार्टिंग में आई, मेरे को बोली कि मुझे कहीं रूम चाहिए, तो मैं उनको सूरजगढ़ हॉस्टल में रूम दिला दी। फिर उनके पापा हरियाणा में मजदूर थे, फिर वो धीरे धीरे मेरे पास कोचिंग लेना स्टार्ट की, वो लोग मेरे से मतलब खेलना स्टार्ट की। फिर फाइनेंशियल कंडीशन उनका बहुत ख़राब था, फिर वो रूम रेंट नहीं देने की वजह से वो लोग गांव जाना चाहे। फिर मेरी मम्मी उनको बोले कि यार घर पे रह जाओ, घर पे हम मम्मी पापा बहन दोनों बाहर कॉलेज में, भाई भी बाहर में, तो बोले घर में इतना है जगह कि रह सकती हो। फिर वो लोग मेरे घर पे रही, मेरे घर पे रह के वो लोग तैयार की, दोनों अभी असम राइफल में सिलेक्टेड है, दोनों अपने पापा को घर बुलाई, दोनों आज अभी 2 मंजिला घर बना के, अभी लास्ट ईयर एक का शादी हुआ। उसके बाद एक थी यहाँ की जूली कुमारी, जो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक दूसरे के खेत में जाके धान रोपती थी, और 4 बजे से 6 बजे तक वो मेरे पास आके खेलती थी। लेकिन एक होता है ना, उसका भी एक हिम्मत टूट गया। एक टाइम के बाद वो करियर बनाना चाहती थी, लेकिन दुनिया के लोग, फैमिली प्रेशर की वजह से वो खेलना छोड़ दी। उसको बहुत अच्छी प्लेयर थी, उसको बहुत आगे बढ़ने का मन था, उसको बहुत कुछ करना था, लेकिन अभी लास्ट ईयर उसकी शादी हो गई। तो आप अभी की लड़कियों को उससे क्या सीख देना चाहिए? मैं सभी से चाहूँगी कि आप, मैंने अभी कहा, सपनों की उड़ान भरो, आप सपने देखो, उसको पूरा करो। आप थोड़ा सा गार्जियन को, सबसे पहले अपने गार्जियन को भरोसा दो कि अगर मैं अब खेल में हूँ तो मैं खेल में कुछ करूँगी, अगर मैं डांसिंग में हूँ तो मैं डांसिंग में कुछ करूँगी, अगर मैं संगीत में हूँ तो संगीत में मैं ज़रूर कुछ करूँगी, अगर मैं पढ़ाई में हूँ तो पढ़ाई में मैं ज़रूर। और सबसे पहला बात कि अगर हम अपने माँ बाप को धोखा देते हैं कि हम उनको, मतलब हम छूट का मिसयूज कर रहे हैं, तो हम माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे, वो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि एक समय के बाद आपको रियलाइज होगा कि उस टाइम में हमको कुछ करना चाहिए था, और वो वक्त अब हमारे हाथ में नहीं है। तो दीदी, जब आप खुद अकेले बैठते हैं तो आपके लिए सबसे गर्व का मोमेंट क्या होता है? क्या सोचते हैं आप? हम बस जिस टाइम हम अकेले बैठते हैं तो बस हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से कितना आगे बढ़े। और जब हमारा पहला मेडल लगा था, जब हम झारखंड टीम को मंच पे बुलाया गया था, जब हमारे गोड्डा में नेशनल हुआ था, वो जब हम लोग एक प्राइज़ ले रहे थे, मतलब कई ऐसे मोमेंट हैं जो हमें हमेशा याद करते हैं। और वो, मेरा ये मानना है कि एक बार अगर मेडल ले लिए तो मैं सबसे ज़्यादा ये सोचती हूँ कि अगला मेडल लूँ। मैं एक भी साल में गैप नहीं, 2022 में हमने मेडल लिया, 2023 में हमने मेडल लिया, 2024 में हमने मेडल लिया, 2025 में हमने मेडल लिया। तो ये आने वाला 26 में हाँ, तो ये जो सिलसिला है, ये कभी मेरा गैप नहीं रहना चाहिए।
अगर आज मंजिल इंडिया पॉडकास्ट के थ्रू आपके कोई कोच या फिर कोई टीचर देख रहे होंगे आपको, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो दिल से मेरे कोच गुंजन सर को, रंजीत भैया को, मनीष भैया को, मैं सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, आज अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ तो इसमें आप लोग का बहुत बड़ा हाथ है। मैं जब मुझे नेटबॉल में शेखर भैया और रंजीत भैया ला के दिए, फिर यहाँ पे धीरे धीरे नेटबॉल बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि नया नया गेम था। फिर मैं 2 महीने बॉल लेके, जो अभी हम मेरे कोच हैं गुंजन सर, मैं उनके पीछे पीछे घूमी कि सर आप मेरे को सिखाओ, आप मेरे को सिखाओ। फिर सर बोले कि तुमको सीखने के लिए लड़कियां तैयार करना पड़ेगा, तुम लड़की कहाँ से लाओगे। फिर मैं अपने फ्रेंड को तैयार की, तो वो बोले मेरे पास शूज़ नहीं है, मेरे पास ये नहीं। फिर हम पॉकेट मनी को धीरे धीरे करके, घर से शूज़ मिलता था उसको ब्लेड से काट के कि फट गया है, मुझे नया चाहिए, फिर उस शूज़ को मैं ट्रांसफ़र करती थी इधर उधर, और फिर ऐसे करके मैं लड़कियों को तैयार की। फिर हम लोगों ने खेलना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जब टीम आगे बढ़ने लगा, तब अब हुआ कि अब 5 लड़कियां नहीं, अब 10 लड़की चाहिए। अब टीम को और आगे, मतलब हम सब जूनियर से जूनियर में आने लगे, तब हमारे पीछे जूनियर सब जूनियर की लड़कियां चाहिए थी। तब वो हमने क्या किया कि स्कूल जाके बच्चों पैदल, और उस टाइम में उस संघर्ष में हमारे नेटबॉल संघ के सचिव गुंजन सर और मेरे कोच, वो हमारे साथ, हम रतौरा चौक से लेके कॉलेज तक पैदल, ज्ञान स्तरीय भारत भारती से लेके गर्ल्स हाई स्कूल, न्यू आइडियल स्कूल, पैदल हम लोग, एक टाइम था जब हम लोग चलते थे और नेटबॉल सिखाते थे। फिर हम लोग सुंदर पहाड़ी हर जगह जा जाके किए, और आज जो ये हमारे पास 2000 बच्चे हैं, ये बस इसी मेहनत का। इसके लिए हम सबसे बड़ा धन्यवाद हम गुंजन सर को देते हैं, क्योंकि मैं जब बच्चों को सिखाना स्टार्ट करती हूँ तो उनके द्वारा पूरा छूट दिया जाता है कि आप बच्चों को सिखाओ, आप जैसे सिखाओगे, बच्चों को जैसे तैयार करोगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, उनको दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। मंजिल इंडिया प्लेटफॉर्म में जुड़कर आपको क्या लगता है कि आपके माध्यम से बहुत सारी बेटियां अब अपना करियर चूज करने में कैपेबल रहेगी? हाँ, मुझे लगता है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म में आई, मैं इसके द्वारा मैं आप लोग को संदेश दे रही हूँ। मैं जितनी भी लड़कियाँ इस चीज़ को देख रही हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आगे बढ़ें और कुछ करें और हमारे गोड्डा जिला का नाम रोशन करें। दीदी, अगर आपकी टीम की कोई लड़की ओलंपिक खेल जाती है तो फिर वो मोमेंट आपके लिए कैसा रहेगा? वो मोमेंट एक यादगार मोमेंट होगा। मेरा अभी रोंगटा खड़ा हो रहा है, मेरा खुद हो रहा है क्योंकि वो जो एक होता है ना, जब हम एक अभी मामले से बच्चा जब कोचिंग में सेलेक्ट हो जाता है तो अंदर से जो खुशी मिलती है उसका अंदाजा नहीं। और कोई बच्चा अगर ओलंपिक में जाता है तो वो सबसे बड़ा, हमारा जिला, हमारा राज्य का नाम रोशन होगा, उसके माँ बाप का नाम रोशन होगा। लेकिन मैं अभी भी ये बोलूँगी सभी प्लेयर को, आप बस मेहनत करो, मेहनत से धोखेबाजी नहीं, बस मैं ये कहना चाहूँगी। आपकी आंखों में आंसू कब आती है, जब आप हार जाते हैं या फिर जब कोई जीत जाते हैं आप लोग टीम? मैं जब हार जाती हूँ तो मैं रोती तो हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा रोती तब हूँ जब हम जीत जाते हैं, क्योंकि वो जो एक पल होता है ना, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि जब जीतते हैं ना तो मुझे वो सारे ताने याद आते हैं जो मैंने अपने लाइफ में अभी तक में सुना है, लोगों के द्वारा सुना है। एक जवाब जब मिलता है मेडल के द्वारा, तो वो एक खुशी के आंसू मेरे आ जाते हैं आंखों में। प्रैक्टिस कराना तो इतना आसान होता नहीं है, फिर आप कैसे मैनेज करती हैं? प्रैक्टिस में जिस तरह गांधी मैदान में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आज से 8 साल पहले जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो आज हम लोग ग्राउंड आए, आज बियर की बोतल चारों तरफ बिखरी हुई है, फोड़ा हुआ है सारा बोतल। फिर हम लोग उसको हाथ से चुन के उसको फेंकते थे, फिर उस जगह में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, फिर प्रैक्टिस ऑफ कर जाते थे, फिर नेक्स्ट डे वही चीज़ होता था। फिर हम लोग आते थे प्रैक्टिस करके, फिर मतलब यही हम लोग का। फिर धीरे धीरे लोगों के बीच में जागरूकता आई, गेम को समझे लोग, जो एक अलग स्वभाव आता है वो उनके अंदर से खत्म हुआ। लेकिन हाँ, अभी भी लड़कियों को प्रैक्टिस कराना एक चुनौती से भरा है, क्योंकि हमारा गोड्डा में मैं अपने पहले जगह पर सब निवेदन करती हूँ कि क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, तो नज़रिया सबका एक नहीं है, जिसकी वजह से लड़कियों को थोड़ी सी परेशानी तो होती है। तो
हालांकि मैं सभी बच्चों को मैं गेम के साथ साथ मैं उनको सेल्फ डिफेंस का भी ट्रेनिंग देती हूँ, ताकि कभी भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो खुद फेस कर सके। तो दीदी कभी आप किसी को डांटते हैं और उस डांट में आपकी ही हंसी छूट जाती है, ऐसा कभी हुआ है? मैं सच बोलूं तो मेरे गुस्सा से डरते नहीं हैं। वो जानते हैं कि अगर गुस्सा है तो वो अगर एक बार स्माइल कर दो तो दीदी अगर मैं गुस्सा हूँ तो मैं नज़र झुका के हाथ में छड़ी लेके उनको पीटती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको फेस टू फेस देख ली तो फिर सारा गुस्सा, हाँ, मेरा ही हंसी खत्म, दिल में कुछ भी नहीं रहता है। बस अगर उनको मारना है, उनको डांटना है तो नज़र झुका के। कोई लड़की जब प्रैक्टिस से गायब रहती है तो क्या बहाना बनाती है? पेट दर्द, बिजली चली गई थी रात में, ऐसा कुछ? सबसे पहला बहाना उन लोगों का रहता है तबीयत खराब हो गया, सबसे पहला बहाना। और ग्राउंड में ऐसे कुछ कुछ लड़कियां हैं कि अगर आज हार्ड प्रैक्टिस करा दो तो कल उनका बहाना श्योर है कि, और मैं बाकी लड़कियों को बता देती हूँ कि कल वो नहीं आने वाली है ग्राउंड। मैच स्टार्ट होने से पहले कोई लड़की ब्यूटी पार्लर चली गई हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, सबसे पहले तो मैं बच्चों को बिल्कुल टाइट रखती हूँ, ताकि क्योंकि आप खेलो तो नेल कट करो, हेयर को अच्छे से पॉनीटेल करो, कोई हेयर स्टाइल नहीं, बिल्कुल सिंपल खेलो। आपकी टीम की कोई खिलाड़ी बीच मैच में ही चश्मा ढूंढने लगे अपना, तो आप क्या कहेंगी? मैं मैच खत्म होने के बाद जबरदस्त पिटाई करने वाली मेरे को बिल्कुल मतलब ग्राउंड के अंदर आप 1 मिनट भी अगर चोट भी लग जाए, मैं बच्चों को ये ग्राउंड में घुसाती हूँ कि आप मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ग्राउंड के अंदर, लेकिन ये वो कुछ ढूंढना नहीं है आपको, आप जीत के निकलो मैच के अंदर से। और कोई लड़की नेट बॉल मैच के टाइम में अपने क्रश के आसपास जाने लगे तो आप क्या कहेंगे? मैं तो जम के पिटाई करने वाली हूँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत बच्चियाँ ऐसी होती हैं। मैं एक स्टोरी बताती हूँ, अभी से हम लोग गए हुए थे 2019 में दिल्ली खेलने के लिए, और जिस स्टेडियम में हमारा मैच था वहाँ से एयरपोर्ट बहुत नज़दीक था, तो फ्लाइट कंटिन्यू उधर से क्रॉस करता था। तो 2 लड़का था, उन लोग के हाथ में बॉल है, और नेट बॉल का रूल है कि आपको 3 सेकंड के अंदर पास करना है, और वो बॉल देख के वो दोनों भाई मैच में के अंदर में थे, और फ्लाइट बिल्कुल मतलब बिल्कुल थोड़े से ऊपर से वो जा रहा था, लैंड कर रहा था, तो वो भैया भैया एरोप्लेन, वो मैच के बीच में, वो एक दूसरे को एरोप्लेन दिखा रहे, भैया भैया एरोप्लेन में। जबरदस्त हमारे आपके घर वाले अब आपको कोच मानते हैं, अभी भी बोलते हैं कि जल्दी से पहले रोटी बना दो उसके बाद कहीं जाना है? मैं तो सबसे पहले, आज मम्मी हमारे बीच नहीं है तो उनकी मम्मी की एक बात मैं बताती हूँ। ग्राउंड में मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ क्योंकि बच्चे रहते हैं, तो मैं घर में बहुत चिल्ला के बात करती हूँ। तो मेरी मम्मी का आता था, घर है तुम्हारा, गांधी मैदान नहीं है, यहाँ बस हम चिल्ला सकते हैं, तुम नहीं चिल्ला सकती है। मतलब घर में कोई दादागिरी नहीं चलता है। कोई खिलाड़ी जब थोड़े टेंशन में हो तो वो बॉल को इधर उधर फेंक दे जिधर फेंकना नहीं चाहिए उसको, तो फिर वैसा टाइम पे क्या करते हैं? मैं सबसे पहले मैच से पहले बच्चों के बीच में मैं बैठ के बात करती हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक पर्सनल टेंशन हो, पर्सनल टेंशन हो, या फिर जो सबसे बड़ा टेंशन कि मैच प्रेशर का, मैच प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई मतलब अगर 7 बच्चे खेल रहे तो 7 में 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो मैच प्रेशर को बर्दाश्त, तो मैं उनसे बिल्कुल, मैं बच्चों के से बिल्कुल खुल के रहती हूँ। उनके सामने मैं कोच नहीं, मैं दीदी बन के रहती हूँ उनको, मतलब एक, ताकि वो उनको जो टेंशन है वो मेरे से शेयर करें और मैच के अंदर कोई भी तरह का कोई परेशानी ना हो। अगर आपकी टीम में कोई लड़की बोल दे कि दीदी मेरा शादी तय हो गया है, नेटबॉल छोड़ना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आप उसको क्या बोलेंगे? मैं सबसे पहले तो एक पेरेंट्स का जो डिसीजन होता है तो मैं उनको मतलब एक अपनी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक बात होती है कि अभी तक मैं नेटबॉल की ओर से, नेटबॉल हम लोग ने फैमिली में कई ऐसे बच्चियाँ हैं जिनको मतलब उनके शादी में मदद करके उनको सही से मतलब अच्छे से उनको विदा किया है नेटबॉल की तरफ से। अगर आपके पास फंड पूरा हो, I mean आपको कोई दिक्कत नहीं हो फाइनेंशियली, तो आप बेटियों लोगों के लिए क्या क्या सुविधा और उपलब्ध कराएंगी खुद से? मैं सबसे पहले तो अगर मेरे पास फंड की कमी ना हो तो मैं सुदूर गांव में जाके मैं रेसिडेंशियल नेटबॉल कोचिंग सेंटर खोलेंगे, जहाँ पे बच्चे आएंगे गेम सीखेंगे, क्योंकि जो वहाँ के बच्चे होते हैं ना उनमें एक अलग जुनून होता है, एक अलग स्टेमिना होता है। वो स्टेमिना बहुत मतलब हमारे गेम के लिए बहुत, हमारे गेम में 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर का रनिंग का स्टेमिना चाहिए और वो उन बच्चों में मतलब भरपूर रहता है।
तो मैं यही चाहूँगी कि अगर मेरे पास आ जाए तो मैं एकदम फटाफट कोचिंग करना है, शूज़ दूंगी, ड्रेस दूंगी और प्रैक्टिस स्टार्ट करा दूंगी। झारखंड के किसी और कोच से कभी कंपटीशन फील हुआ है या उससे इंस्पिरेशन मिला है? मैं कभी भी जब मैच होता है तो मैं कंपटीशन नहीं लेती हूँ कि वो मैं बस अपना बेस्ट देने का कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे करके अपना बेस्ट दूँ। और मेरे लिए अभी तक सबसे पहले जो मेरे आइडल हैं वो गुंजन सर, क्योंकि गुंजन सर हमको बहुत कम संसाधन में कोचिंग दिए। बस हमारे पास बॉल हुआ करता था, ना कोन, ना चूना, ना ये वो कुछ नहीं। कभी अगर जंप करना तो साइकिल रख दिए, साइकिल को पार किए जंप करके। अभी के बच्चों को बहुत तरह की फैसिलिटी हम लोग देते हैं, तो मैं वो चीज़ को मानती हूँ कि संसाधन कम ही रहे लेकिन मेहनत ज़्यादा रहे। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार क्या है और आपने उनसे क्या सीखा? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है, अगर पर्सनल लाइफ को लूँ तो जिस दिन मैंने अपनी माँ को खोया, क्योंकि वो दिन मुझे याद आता है तो मतलब बहुत ये होता है कि जिस दिन मैं अपनी माँ को खोई, मैं उस दिन सब चीज़ हार गई थी लगभग। क्योंकि वो मेरे लिए एक मतलब माँ नहीं थी, एक सपोर्टर थी, मतलब कुछ भी करने के लिए जो सपोर्ट मेरी दोस्त थी। और ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में अब तक की सबसे बड़ी हार, मतलब खुद को मैं हार मानी हूँ तो 2018 में फर्स्ट टाइम मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ। मैं इंडिया कैंप में गई, इंडिया कैंप में जाके मेरा सिलेक्शन इंडिया टीम में हुआ। उसके बाद मेरा वहाँ पे पासपोर्ट चाहिए था और यहाँ से पासपोर्ट मेल नहीं हो पाया, मेरा बन के नहीं आ पाया। मैं इंडिया टीम में रहने के बावजूद मैं इंडिया खेलने के लिए थाईलैंड नहीं जा पाई। मैं उस टाइम में इतनी हार चुकी थी, मतलब मेरे सामने से मैं 11 लड़की गई और मैं उस टीम से बाहर आ गई। मैं फर्स्ट टाइम, मैं शायद 17 साल की होंगी, मैं वहाँ से वापस घर आ रही थी। मैं कानपुर में उतर गई ट्रेन से अकेली, कि मेरे को मतलब जिस उम्मीद से मैं जब यहाँ से जा रही थी तो मेरे को भागलपुर स्टेशन छोड़ने के लिए 50 लोग गए थे और यहाँ गोड्डा गांधी मैदान से लगभग 200 लोग मुझे विदा किए थे। पूरे मेरे स्टूडेंट आके मेरे को विदा किए थे यहाँ से। वो मम्मी का फेस, पापा का फेस, कोच का फेस, भाई बहन का फेस, मतलब वो मेरे जनजाति के लोग आके मेरे घर पे मुझे सम्मानित किए थे कि जा रही है तुम खेलने के लिए। मुझे लगा कि मैं सबका भरोसा को तोड़ दी, मतलब मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी। फिर मैं कानपुर में मैं ट्रेन से नीचे उतर गई। कानपुर में ट्रेन आधा घंटा रुकी थी और मैं सुसाइड करने का प्लान कर ली थी वहाँ पे, कि मैं इसी ट्रेन के आगे आके मैं मतलब कुछ कर, मैं घर नहीं जा सकती, मैं किसी को फेस नहीं कर। फिर मैं धीरे धीरे मैं सोची नहीं, ये तो मेरा पहला पड़ाव है, मेरे को आगे करना है, आगे करना है। फिर मैं वापस चढ़ी आई और उससे जम के मेहनत की। सबसे पहले अपना पासपोर्ट को क्लियर कराया मैं, और अभी ये है कि फिर से मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ, अभी जाना है खेलने के लिए। इस बार कहाँ जाना है? अभी हांगकांग जाना है। आपके स्कूल टाइम में जो लड़की आपके ऊपर हंसती थी, आज वो आपको देखती है तो क्या होता है? हाँ, ये चीज़ है। मैं स्कूल टाइम में बहुत मतलब जो सपोर्ट मुझे लड़कियों के द्वारा मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिलता था। मुझे क्लासमेट मेरे 2-3 थे, उनके द्वारा मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। वो मुझे हमेशा खेल के प्रति मुझे सपोर्ट करते थे। सिकेश है, विवेकानंद है, इन लोग के द्वारा हमेशा हमको स्पोर्ट्स को लेके मोटिवेट किया गया। और जब एक बार मैं हॉपलेस होके मैं बैठ के रो रही थी तो हमारे स्कूल में एक सर थे, मंडल सर, दीपनारायण मंडल, वो आर्मी रिटायर्ड टीचर थे। उन्होंने मुझे एक बात कही कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके। ये मतलब वो बिल्कुल मेरे माइंड में बैठ गया कि तुम स्कूल में हो, तुम स्कूल से अलग कर रही हो, तुम आगे बढ़ रही हो, तो बाकी कुछ बोले तुम इग्नोर करो ना, तुम अपना फोकस करो, अपना जो तुमको करना है। फिर मैं बोली स्कूल में कोई फ्रेंड रहे नहीं रहे, मेरे को खेलना है। मम्मी पापा का सपना क्या था आपके लिए और वो अब क्या कहते हैं आपको? मैं सच बात बोलूँ तो उनका सपना पहले था इंजीनियर बनाने का। मैं 10th दी, मेरा एडमिशन बीआईटी मिश्रा में करा दिया गया। मेरे को घर से पढ़ने के लिए भेज दिया गया, जाओ पढ़ो। मेरे को पढ़ना नहीं था, मेरे को मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, मेरे को खेलना था कि मुझे खेल में कुछ करना है। फिर अचानक मम्मी का तबीयत खराब हो गया था तो फिर मैं बस वापस मैं गुड्डा आ गई। फिर मैं बोली पापा मैं यहीं गुड्डा में रहूंगी। फिर मैं गुड्डा में रह के पढ़ाई की उनका। फिर पापा देखे कि इसका रुचि खेलने में है, फिर वो मम्मी को बोले कि इसको खेल में करने दो, कुछ इसको खेल में ही आगे बढ़ना है। तो घर से कभी पढ़ाई को लेके या फिर किसी और चीज़ में जाने के लिए कोई दबाव नहीं मिला। आपके भाई या बहन कभी आपके ऊपर गर्व करती है तो ऐसा कोई किस्सा?
मेरा दो बहन है मेरी और एक भाई है। वो लोग मतलब मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मुझे इस जैसे भाई बहन मिला, क्योंकि मेरे कोई भी एक्टिविटी में वो अपना एक्टिविटी समझते हैं। कितना भी बिजी शेड्यूल रहे, वो लोग टाइम निकाल के मेरे लिए वो लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग घर से दूर रह के भी अगर मैं बोलूँ कि अभी ये करना है तो वो मेरे लिए आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा मोमेंट जब बच्चे कहते हैं या लड़कियां कहती है कि दीदी अगर आप नहीं होते तो हम अपना पढ़ाई छोड़ दिए होते हैं? हाँ, अभी भी ऐसा होता है। कई बच्चियां हैं कि आपने मतलब इस चीज़ का सामना करना पड़ता है उन लोगों की कि हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, हम लोग खेल छोड़ देते हैं। मैं बच्चों को सिर्फ गेम के द्वारा नहीं, मैं हर तरह से उनको सपोर्ट करती हूँ ताकि वो किसी भी चीज़ में वो मतलब रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। और वो आगे बढ़ भी रही हैं अभी बस। तो कुछ बचपन के किस्से बताइए। आपका बचपन कैसे बीता, कहाँ पढ़े, आपका स्कूल? मेरा स्कूलिंग नपरवार मिशन स्कूल से हुआ। हम 10th वहीं से किए और स्कूल लाइफ से ही हमको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब जब क्लास 4 में थे तो हम क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए। क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए, क्लास 8 तक हम क्रिकेट खेले। क्रिकेट में 4 नेशनल खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले, स्टेट खेले। फिर नेटबॉल आया मेरे स्कूल में, फिर हम नेटबॉल में 1 साल खेले, फिर छोड़ दिए। मतलब फिर उतना इंटरेस्ट, मतलब बचपन से क्रिकेट खेली थी तो क्रिकेट में था। फिर एक मेरे कोच थे मनीष सिंह, वो मुझे नेटबॉल में लगे थे, तुमको नेटबॉल खेलना है। फिर वहीं से मेरा नेटबॉल स्टार्ट हुआ। मैं स्कूल में ऐसा था मेरा कि क्लास 8 में जब आके नेटबॉल स्टार्ट की तो 5th क्लास तक मैं पढ़ाई करती थी। 5th क्लास के बाद मैं प्रैक्टिस चली जाती थी। अब मुझे स्कूल के द्वारा कभी कोई रोक टोक नहीं किया गया। मैं इसके लिए स्कूल के जो प्रिंसिपल सर थे, प्रदीप सर और प्रेमानंद सर, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस स्कूल में नहीं रहती और मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद मैं नहीं कर सकती। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा एग्ज़ाम छूट जाता था। मैं एग्जाम के टाइम में मेरा टूर्नामेंट रहता था तो मैं सर को बोलती थी, सर मैं टूर्नामेंट, कोई बात नहीं तुम जाओ टूर्नामेंट खेलने के लिए। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। बचपन में कभी ऐसा लगा था कि हमको हीरोइन बनना है? मैं बचपन में एयर होस्टेस का सपना देखती थी। सीरियल आता था एक एयर होस्टेस, तो देख के मम्मी को बोलती थी, मम्मी हमें को एयर होस्टेस बनना है। फिर मम्मी बोलती थी तुम शक्ल देखो और अपना इधर पढ़ाई करो। मैं डांट देती थी मम्मी कभी कभी, पढ़ाई करो, एयर होस्टेस क्या बनेगी, फ्लाइट से जाएगी कहीं, मतलब क्रश हो गया कुछ हो गया तो फिर हम कहाँ से लाएंगे मोना दूसरी। इस टाइप से मम्मी हमको डरा देती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे गेम में इंटरेस्ट बढ़ा। अगर नेटफ्लिक्स पे गोड्डा की कोच के नाम से कोई सीरीज आए तो आप उसमें क्या रोल निभाना चाहेंगी? मैं अगर आया तो मैं प्लेयर का, क्योंकि मैं अभी भी प्लेयर हूँ। जो एक प्लेयर का लाइफ होता है ना वो बहुत मज़ेदार होता है। और मैं एक बात आज बताना चाहती हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी कि उस वीडियो में बताया गया ये चीज़ स्पोर्ट्स के बारे में कि अगर हम कोई मैथ का फॉर्मूला बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला है कि आपको इसे फॉर्मूला से बनाना है, चाहे कितना भी क्वेश्चन आए आपको फॉर्मूला यही यूज करना होगा। लेकिन हमारा जो स्पोर्ट्स है ना, वो अगर आप केरला टीम से खेल रहे हो तो उसमें अलग प्लेयर मिल रहे हैं, उनका अलग तरीका है खेलने का। अब वो मैच जीतते हो तो आपको अगर हरियाणा का प्लेयर मिला तो उसका अलग तरीका है। फिर अगर आप हरियाणा से जीते हो तो चंडीगढ़ से खेल रहे हो तो आपको चंडीगढ़ से अलग। तो पढ़ाई से बहुत डिफिकल्ट है स्पोर्ट्स। तो इसलिए मैं जो एक प्लेयर का, जो अभी भी मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ, तो ये लाइफ जो होता है ना ये मतलब कभी भी रुकता नहीं है सीखने के लिए। मतलब हर मैच में आप कुछ ना कुछ सीखोगे, हर मैच में आप चैलेंजिंग रहेगा। मतलब एक आपका जो जोश, आपका जो जुनून है उसको कभी कम मतलब कर ही नहीं सकते हो। अगर आप कम करोगे तो फिर मैच हार जाओगे। मैच जीतने के बाद सबसे ज्यादा खुशी प्लेयर को होता है या कोच को होता है? कोच को। सबसे ज्यादा उछलते कोच है। हाँ, तो इसलिए बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं लेकिन कोच खिलाता है ग्राउंड के अंदर, कि बच्चों को अभी कब स्पीड करना है, कब स्लो करना है, कब, मतलब पूरा प्लानिंग कोच का चलता है उस जगह में। तो किसी बच्चे को जब आगे बढ़ाने में, जैसे कि अगर बच्चे अच्छा रिजल्ट करते हैं तो टीचर्स का जाता है कि टीचर्स के द्वारा अच्छा, तो वैसे ही एक कोच जब तक अच्छे तरीके से मैच नहीं खिलाएगा वो मैच हम नहीं जीत सकते। कोच के रूप में कभी किसी को डांटते डांटते किसी को हक कर लिया हो, ऐसा मोमेंट? मैं तो सबसे ज्यादा मारती हूँ बच्चों को। बच्चे बहुत किए, अगर हार्ड प्रैक्टिस हो रहा है तो सब बच्चे जान जाते हैं कि पिटाई लगने वाली है। और माँ की जीत के बाद तो सभी बच्चे मेरे, मतलब मैं उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। प्यार के टाइम प्यार, डांट के टाइम डांट, प्रैक्टिस के टाइम प्रैक्टिस। अगर खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी अगर आए लेट
और आपको बोले कि सपना में दीदी मैंने आपको देखा था, तो आप उसको रियल समझेंगे या फिर उसका बहाना समझेंगे? बहाना। क्योंकि बच्चे बहुत कभी मस्का ऐसा लगाते हुआ हैं। है हाँ, अगर देख रहे हैं वो लोग कि अगर थोड़ा लेट हो रहा है या थोड़ा अभी प्रैक्टिस में कुछ कमी हो रहा है, तो उनका सबसे पहला, दीदी आप बहुत क्यूट लग रहे हैं, दीदी आज आपका ये अच्छा लग रहा है, आपका तारीफ कर दिया हाँ जाता है। तारीफ कर दिए। दैट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ गलती वो कर रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है। अगर एक लाइन में कहना हो कि मोनालिसा दीदी का लाइफ का मकसद क्या है, तो आप क्या बताएंगे अपनी लाइफ का मकसद? मैं अपने लाइफ का मकसद ये बताऊंगी कि गोड्डा जिला का नाम पूरे वर्ल्ड में गूंजे। मेरा यही मकसद है कि हम लोग जिस जिले में रहते हैं उसका नाम पूरे वर्ल्ड में गूंजे। आपका सपना सिर्फ गोड्डा की लड़कियों के लिए या पूरे झारखंड की लड़कियों के लिए? पूरे झारखंड की लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं जब भी मेरे कोई अलग अदर डिस्ट्रिक्ट की बच्चियां मेरे पास आती है कोचिंग लेने के लिए, तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा वैल्यू उन बच्चों को देती हूँ ताकि वो भी कुछ सीख के जाएं और वो आगे बढ़े। मंजिल इंडिया के में आने के बाद आप ऐसी क्या 3 चीज़ें बदलना चाहेंगी खेल के सिस्टम में? मैं सबसे पहले मंजिल इंडिया में आने के बाद मैं सबसे पहले कि बच्चों को पंचुअल होना है अपने ड्रीम के प्रति, अपने मतलब गोल के प्रति। दूसरा कि माँ बाप को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। जो माँ बाप बच्चों को रोकते टोकते हैं, आप बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए। और तीसरा कि जो भी करो वो खुल के करो, बिंदास होके करो, बस। आपके प्लेग्राउंड में सबसे शरारती बच्चा कौन है, उसका नाम बताइए। हमारे प्लेग्राउंड में एक नहीं 10-12 बच्चे हैं जो अंडर 10 हैं, मतलब 10 साल से छोटे हैं। उसमें सबसे छोटा 2.5 साल 3 साल से स्टार्टिंग है। वो उनका अगर आप उनके साथ 10 मिनट रह जाओ तो 10 मिनट वो 50 बार मोना मैम बोलते हैं। मोना मैम मेरा वो, मोना मैम मेरा ये, मेरा वो। तो वो उनके साथ एक मन भी लगता है और एक मतलब अच्छा माहौल भी क्रिएट होता है कि छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड पे आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बहाना बनाने वाली कोई? सबसे ज़्यादा अगर बहाना बनाने वाली है तो वो है एक स्वीटी नाम करके लड़की है। वो अगर वो प्लेयर वो अच्छी है, अगर ग्राउंड लेट आई तो दीदी आज ये, दीदी आज वो सबसे ज़्यादा बहाना बनाती है। सबसे ज़्यादा सेल्फी लेने वाली? सबसे ज़्यादा सेल्फी लेने वाली नंदनी, एक नहीं है 2-3 है, नंदनी, अन्वी और लकी। इनको बस मौका मिलना चाहिए। अब पता चलता है वो जब स्टेटस लगाते तो अरे ये फोटो कब भी लोग क्लिक कर लिए, मैं खुद ये हो जाती है ये फोटो कब क्लिक, दीदी आप उधर घूमे थे तो हमने फोटो क्लिक कर लिए। आपकी टीम की ड्रामा क्वीन कौन है? हमारी टीम के ड्रामा क्वीन है, मैं 2 का नाम लूंगी। एक सबसे पहले किट्टू, छोटी सी है वो, बिल्कुल 9 साल की है। और एक जोई, अभी 6 साल की है वो। मैच जीतने के बाद सबसे ज्यादा कौन नाचे? मैच जीतने के बाद सबसे ज्यादा अगर डांस, नंदनी। नंदनी नाम से ज्यादा ही डांस में आता है। वो उस दिन जो हम लोग आए, वो जो रैली निकला था स्टेशन से लेके, सब थक के छुरा, वो उसका एनर्जी उतना ही, बिल्कुल उतना ही एनर्जी, मतलब एक जरा एनर्जी कम नहीं। हम बोल रहे हैं थकी क्या, नहीं मना दी। आपके बचपन में कोई दोस्त जिनकी कहानी आप बताना चाहेंगे? मेरी बचपन में सच बोलूं तो दोस्त मेरी मम्मी ही थी। मैंने कभी मतलब वो ज़्यादा दोस्त के बीच में मैं रही ही नहीं, क्योंकि मैं जब क्लास 2-3 में थी स्कूल में क्रिकेट स्टार्ट हो गया तो क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी और मम्मी को मैंने दोस्त बनाया। आज विवेकानंद से झगड़ा की मम्मी, आज से केस से ये की, आज वो की, आज ये की, मतलब मम्मी से हर बात शेयर की। मम्मी मेरी दोस्त थी। और क्लास में कौन कौन थे आपके? क्लास में हमारे क्लास में एक लड़की थी मौसम, वो हमारे साथ ही खेलना स्टार्ट की। फिर वो एक मतलब 7 के बाद हम अलग अलग हो गए। और लड़का में कोई दोस्त? लड़का में हम लोग के क्लासमेट में था सिकेश, विवेकानंद। ये लोग, हम लोग में दोस्ती कम था, हम लोग में दुश्मनी ज़्यादा था। हम लोग एक दूसरे को अगर अभी भी देख ले तो हम लोग बस लड़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनली पूरे पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? मैं तो इस ग्रुप को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे बुलाया और मेरे साथ मेरे को यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और जब भी लाइफ के बारे में या स्ट्रगल के बारे में बात करती हूँ तो मुझे वो
फिर से याद आ जाता है और मेरे को लगता है मैं फिर से वहीं से शुरुआत करूं, क्योंकि वो जो एक दौर था लाइफ का ना, उसको मैं चाह के भी कभी, मतलब ऐसा होता था कि भूख लगा तो एक पैकेट बर्बन बिस्किट हुआ करता था हमारे पास, और उस बर्बन बिस्किट से हम लोग ने नेटबॉल को स्टार्ट किया। और जब पहाड़ों में हम लोग नेटबॉल सिखाने जाते थे, वहाँ पोल नहीं हुआ करते थे, वहाँ हम लोग बांस का और वो टेबल फैन का जो सर्कल वाला होता है, उसको हम लोग बांस में बांध के रिंग बना के प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करते थे हम लोग, कि नहीं बच्चे नेटबॉल खेले। तो एक वो जो दौर था, मैं अभी के बच्चों को सारा चीज मिलता है, सारा फैसिलिटी मिलता है, लेकिन मेहनत थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि अभी जो व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, बस बच्चे इसमें बिजी हो रहे हैं। लेकिन उस टाइम जब जाते थे ना, तो हमारे जाने से पहले बच्चे ग्राउंड में खड़े हैं। मैं आपको बताती हूँ, ललमटिया में एक स्कूल हुआ करता था, सिद्धू कान्हू आदर्श, वहाँ जो हम लोग का ग्राउंड था नेटबॉल का, वो इतने बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे वहाँ पे, और जिस दिन प्रैक्टिस होता था उस दिन उस पत्थर को हम लोग चुन के हटाते थे, वो बांस वाला पोल लगाते थे, फिर और हम शूज में रहते थे, हमारे कोच शूज में रहते थे, और बच्चे खाली पैर खेलते थे। हम उस टाइम से हमारा टीम मजबूत हुआ। तो फाइनली मंजिल इंडिया टीम को और दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं थैंक यू, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मंजिल इंडिया टीम को कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं पुरानी बातों को याद कर पाई, यहाँ पे अपने स्ट्रगल को याद कर पाई। और मैं चाहूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ तो मैं 1 नहीं 2 नहीं 4 5 मेडल लेके आऊँ। तो धन्यवाद दीदी आपको, और Thank you. धन्यवाद सभी को Thank जो you. हमारे पॉडकास्ट में जुड़े। तो ऐसे ही बने रहिए, बहुत सारी कहानी आपको सुनने मिलेगी। तो नमस्कार।